कहानी शुरू होती है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां 1962 में गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म हुआ था। अडानी का परिवार बड़ा था, इसलिए इनके स्ट्रगल की कहानी भी काफी लंबी चली थी। उन्हें अपना कॉलेज ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। दरअसल दोस्तों, अडानी के पिताजी कपड़ों के छोटे मोटे व्यापारी थे और वो चाहते थे कि गौतम अडानी भी उन्हीं का बिजनेस आगे बढ़ाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। गौतम अडानी को अपने पिता के बिजनेस में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए महज 16 साल की उम्र में 1978 में वे मुंबई चले गए। हालांकि मुंबई आने के बाद उनका एक ही मकसद था, और वो था एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनना। दोस्तों, उनके सपने बहुत बड़े थे, पर जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। पर संघर्षों के साथ आगे बढ़ने वाले अडानी के लिए ये मुश्किल भी कोई बड़ी बात नहीं रही। और ये बात साबित हुई कुछ समय बाद, जब उन्हें मुंबई के नामचीन डायमंड सप्लायर महिंद्रा ब्रदर्स में हीरे तराशने का काम मिल गया। और दोस्तों, यही था अडानी के लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट, जहाँ से उन्हें मंजिल साफ दिखाई देने लगा। इसी बीच 3 साल तक महिंद्रा ब्रदर्स में काम करने के बाद अडानी ने मुंबई के जावेरी मार्केट से एक डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, उस वक्त अडानी सिर्फ 20 साल के थे, जब वे एक सेल्फ मेड बिलियनर के लिस्ट में शुमार हुए थे। तो दोस्तों, ये थी अडानी के बिजनेस अंपायर को शुरू करने के पीछे की छोटी सी कहानी। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे उन्होंने बतौर एंटरप्रेन्योर एक इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, 1981 में शुरू हुई अडानी ग्रुप की वो कहानी, जब वो अपने बड़े भाई मनसूख अडानी के साथ मिलकर प्लास्टिक का बिजनेस शुरू करने के लिए मुंबई से वापस अहमदाबाद आए थे। लेकिन प्लास्टिक को बनाने के लिए सबसे जरूरी मटेरियल था पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी, जो कि उस समय देश के एक दो छोटे मोटे कंपनी से ही मंगवाए जाते थे। दोस्तों, पीवीसी का डिमांड पूरा ना होने के चलते अडानी को दूसरे देशों से पीवीसी इंपोर्ट करना पड़ता था। और तभी गौतम अडानी ने इस परेशानी को भी एक बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। जिसके बाद 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत हुई, जिसके जरिए अडानी ने देश के हर छोटे बड़े पॉलीमर प्लास्टिक कंपनीज के लिए पीवीसी को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि आज के समय में अडानी एक कोल टू पीवीसी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया है। इस प्रोजेक्ट में वो कोल से होने वाले नुकसानों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट तो करेंगे ही, साथ ही उनकी कंपनी में इतनी बड़ी मात्रा में पीवीसी बनाया जाएगा कि हमें दूसरे देशों से पीवीसी इंपोर्ट ना करना पड़े। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, धीरे धीरे करके उन्होंने हर बिजनेस सेक्टर, जैसे मेटल, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी अपनी पकड़ बना ली, जिसे उन्होंने नाम दिया अडानी एंटरप्राइजेस। दोस्तों, इनका ये व्यापार तेजी से फैलने लगा, लेकिन अभी इनके हिस्से में एक और माइलस्टोन आने वाला था, जब सरकार ने पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर की खोज शुरू कर दी। ये बात है साल 1995 की, जब गुजरात गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन लॉ पास किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गुजरात का मुद्रा पोर्ट, जो कि 3000 एकड़ में फैला हुआ है, उसे भी किसी प्राइवेट कंपनी को देने की बात की जा रही थी। और दोस्तों, ये मौका अडानी भला अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। उन्होंने मौका देखते ही मुद्रा पोर्ट को खरीद लिया, और यहीं से 1998 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई। उन्होंने अपनी इस कंपनी के साथ साथ अपने बिजनेस को पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक में भी फैलाना शुरू किया, जिसके थ्रू देश भर की बड़ी बड़ी कंपनीज अपना माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लगी। दोस्तों, आज के समय में मुद्रा पोर्ट भारत की सबसे बड़ी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का क्रेडिट अडानी को ही दिया जाता है। यहाँ तक कि साल 2017 में अडानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 18,800 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1996 में अडानी पावर्स ने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन शुरू कर दिया था, और आज के समय में ये कंपनी गुजरात के साथ साथ देश के कई राज्यों को बिजली सप्लाई करने का काम करती है। अभी साल 2014 में ही अडानी पावर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर कंपनी बनी थी। दोस्तों, 1999 में ही उन्होंने एक और नया बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि कोल की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करती थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि चाहे हम रास्ते बना लें, मुश्किलें हमारे रास्ते रोकती ही हैं। पर शायद ये मुहावरा अडानी जी के ऊपर लागू नहीं होता, और तभी तो उन्होंने प्रॉब्लम्स को ही अपना हथियार बना डाला। अब अडानी के इस बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, अडानी का कोल बिजनेस जितनी तेजी से बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से भारत में कोल माइनिंग की शुरुआत हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी अडानी पावर्स में कोल की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के कारमाइकल कोल माइन को खरीद लिया। दोस्तों, उनके इस कदम ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एबट पॉइंट को भी खरीदा, जहां से बिना किसी रुकावट के कोल को भारत में इंपोर्ट किया जाने लगा। इसके बाद अडानी के कोल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस दुनिया भर के कई देशों के साथ चलने लगा। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा पोर्ट मैनेज करने के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए अडानी ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी खुद की रोडवेज, एयरपोर्ट्स और रेलवेज वगैरह को डेवलप करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि प्राइवेट शिप से माल की डिलीवरी देरी से होती है, और इस परेशानी से निजात पाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जहाज खरीदने शुरू कर दिए। दोस्तों, आज के समय में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन
देश का सबसे बड़ा पोर्ट और एयरपोर्ट ऑपरेटर माना जाता है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि भारत के टोटल फ्लाइट्स में 25% क्राउड अडानी एयरपोर्ट से फ्लाइट लेती है, जो कि दुनिया भर के बाकी देशों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अब समय आता है 1999 का, जब अडानी विलमार के नाम से एक और कंपनी शुरू होती है, जिसे आज हम फॉर्च्यून के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आने वाले घरेलू प्रोडक्ट्स जैसे तेल, सूजी, बेसन वगैरह शामिल हैं। दरअसल फॉर्च्यून सिंगापुर की एक कंपनी थी, जिसके साथ मर्जर पार्टनरशिप करने के बाद ये कंपनी भी अडानी विलमार के अंदर आ गई। दोस्तों, इनकी तरक्की यहीं पर आकर नहीं रुकी। अडानी ग्रुप का बिजनेस अब रिन्यूएबल सेक्टर में भी चलने लगा था। 2020 में अडानी ने एनवायरनमेंट सेक्टर में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड, थर्मल और सोलर पावर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पावर जनरेट करती है। दोस्तों, इस कंपनी के आते ही भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी बदलाव हुए और सरकार भी इस बिजनेस आइडिया को प्रमोट कर रही है। हालांकि दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि गौतम अडानी ने उन्हीं सेक्टर्स में अपने हाथ आजमाया जहां उन्हें फ्यूचर को लेकर बड़ी संभावना दिखी है। वो जानते हैं कि आने वाले समय में भारत इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से आगे बढ़ने वाला है। इसलिए उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट और डायमंड सप्लाई से लेकर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स, पावर जनरेशन और नेचुरल गैस जैसे बड़े सेक्टर्स में भी अपने पांव जमा लिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज के समय में अदानी ग्रुप के अंदर आने वाली 50 कंपनियां ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग कर रही है। महज 30 सालों में इतनी तेजी से फैलने वाला बिजनेस अंपायर आज के समय में करोड़ों लोगों की जरूरतें और सपने पूरे कर रहा है। दोस्तों, साल 2021 में अडानी ग्रुप $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी थी, जिसने मुकेश अंबानी जैसे कई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, इस विजन को पूरा करने में गौतम अडानी का बिजनेस को लेकर एक ही फंडा रहा है। उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत होती थी, उसको एक नई कंपनी के रूप में खड़ा कर देते थे। अपने परेशानियों को उन्होंने कभी भी रास्ते का पत्थर नहीं बनने दिया।